नमस्कार साथियों, कल 110 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे और जैसे कि आपको पता है हम हरियाणा का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है उसके लिए हम लेवल 3 में केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं और 2019 का पेपर हम जो है सोल्व कर रहे हैं। 20 का ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हम फटाफट से 111वां क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट। ओके, CO और H2 कैटालिस्ट से मिथेनॉल बना रहे हैं, तो वो कह रहा है कि भैया इस रिएक्शन में कैटालिस्ट कौन होता है। अच्छी रिएक्शन है, अल्कोहल वगैरह बनाने का ये मेथड है और इसमें आप कॉपर, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 से ही ये आप रिएक्शन करा पाते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हम ये क्या करते हैं, मीथेनॉल को बनाते हैं। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तो ये कुछ रिएक्शन है देखिए ग्लूकोज की, आपको पता ही होगा। ग्लूकोज की जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो ग्लूकोज का CHO ग्रुप होता है पहले नंबर पे, बाकी की मैं बात नहीं कर रहा, वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है, बाकी नो चेंज रहता है। ठीक है, और अगर इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो पहले वाला और साथ में लास्ट वाला जो होगा वो दोनों आपके COH ग्रुप में बदल जाते हैं। ठीक है, तो 112 का अब जो एक ही COH ग्रुप में बदलता है, CHO ग्रुप COH में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और जब दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाते हैं पहले और लास्ट वाले पे, उसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। तो ये मिलेगा आपको नाइट्रिक एसिड के साथ, ये मिलेगा आपको ब्रोमीन वाटर के साथ, ये मिलेगा HI के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और ये बताता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं क्योंकि एनहेक्सेन मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, जिसका पहला कार्बन फ्री नहीं होगा वो आपकी रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी, यानी कि वो नॉन रिड्यूसिंग होगी। और ऐसा सुक्रोज के केस में होता है क्योंकि लैक्टोज जो है आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है, तो ग्लूकोज वाली साइड मान लो ये है और ये गैलेक्टोज वाली साइड है, तो यहां पर जो कार्बन होता है वो फ्री होता है, मतलब ऐसे OH और OH की H की फॉर्मेट में लगा होता है, तो ये फ्री है, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। फ्रक्टोज में भी ऐसे ही होता है, ग्लूकोज में भी ऐसे ही होता है, लेकिन सुक्रोज में 1,2 लिंकेज होता है। ठीक है, तो वो कार्बन ना तो ग्लूकोज का ना फ्रक्टोज का फ्री हो पाता है, 1 कार्बन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिसिडल, तो जो बैक्टीरिया को मार सके। एक होती है बैक्टीरिस्टेट, स्टेट का मतलब होता है जो ग्रोथ को रोकता है, और बैक्टीरिसिडल क्या होता है, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। देखिए हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का 2019 का पेपर है ये, उसमें क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन जो है आपका बैक्टीरिस्टेट है। ऑफ्लॉक्सिन जो है, देखिए ऑफ्लॉक्सिन जो है आपका, बिल्कुल ये आपका बैक्टीरिसिडल है। ऑफ्लॉक्सिन ये आपका ओफ्लॉक्सओजेड, ओफ्लॉक्सओजेड के नाम से आंख की दवाई भी मिलती है। जब आपकी आंखें दुखनी शुरू हो जाती है ना, आई फ्लू जिसको बोलते हैं, तो ओफ्लॉक्सिन उसके अंदर होता है, उसको ओफ्लॉक्सओजेड बोलते हैं। 20 रुपए की मिलती है। ठीक है ना, इसको डाल लो ऑफ्लॉक्सओजेड को और आंखें सही। ठीक है ना, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेके, बाकी वो 100 रुपए की दवाई उठा के दे देंगे, 110 की दे देंगे, होता उनमें यही है। टेट्रासाइक्लिक बैक्टीरिसिडल है। और क्लोरमफिनिकोल ये भी वैसे बैक्टीरिसिडल होता है, ये तो बैक्टीरिस्टेट है। चलिए फिर भी वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका ये है। बात करते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ई कॉन्फ़िगरेशन। ई का मतलब होता है ट्रांस, याद रखा करो। ई का मतलब होता है एंटीजीजन, जिसका मतलब है ट्रांस। जेड का मतलब होता है ज़ूसमान, ZAUSAMANN, जिसका मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है सिस। तो अभी वो सिस की बात ना करके ट्रांस की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइटर एलिमेंट है, ये हैवी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने एटॉमिक नंबर के बेस पे रख लिया। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको मैं क्या मान रहा हूं, लाइट, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको मैं मान रहा हूं हाई। तो देखो लाइट लाइट अपोजिट आ गए, इसलिए ये ट्रांस है। बाकी आप देखोगे इसमें, देखो ये लाइट है, ये हैवी है, इधर ये क्या है, ब्रोमीन, क्लोरीन लाइट है ब्रोमीन के मुकाबले, तो लाइट लाइट सेम आ गई, ये जेड है। ऐसे ही आप यहां पर देखेंगे कार्बन वाला जो एटॉमिक नंबर होगा ये लाइट होगा, ब्रोमीन का हैवी माना जाएगा। इधर हाइड्रोजन लाइट होगा और क्लोरीन क्या माना जाएगा, हैवी माना जाएगा। तो ये भी क्या हो गया आपका, सिस हो गया। सिस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जेड। लेकिन ये पूछा था CH3 और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन लाइट है, CH3H है, मतलब हैवी है, और ये क्या है, ये लाइट है हाइड्रोजन। और इधर क्लोरीन में ये लाइट है और ये क्या है, हैवी है। तो ये क्या हो गया, लाइट लाइट एक साथ हो गया, इसका मतलब जेड है। तो सिर्फ वो ई की बात कर रहा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 116 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। देखिए फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है, जब सनलाइट वगैरह पड़ती है, क्लासिकल और लंदन, क्लासिकल स्मोक और लंदन स्मोक आप देखना एक बार पढ़ के, ये 11th क्लास के आपके चैप्टर में मिल जाएगा, ये कई बार आ जाता है। तो इसको हम, इसको पेन भी बोलते हैं, पेन, पॉली
इसका नाम है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ना कि पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, वो पॉलीमर वाला पेन है, ये अभी स्मोक वाला है। तो इसका जो आंसर होता है वो फोर्थ होता है। ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, जबकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ओजोन हो गए, कई बार कुछ एल्डिहाइड वगैरह भी होते हैं, वो सब मिलके एक विजिबिलिटी को कम कर देते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं, जिसको आपने पढ़ा भी होगा, लॉस एंजलस स्मोक, ठीक है ना, लंदन स्मोक वगैरह उस नाम से। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NH4OH, देखिए बहुत आसान सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो आपकी एंथैल्पी बहुत हाई निकलती है, 57 पॉइंट समथिंग होता है या 51 पॉइंट समथिंग होता है, ये आपने मुझे बताना है। और जब आपका मान लीजिए वीक एसिड और वीक, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एनर्जी कम निकलेगी ना, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहां जो भी कम आंसर दे रखा है निकलने वाला वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे कम जो है नेगेटिव, तो साइन जस्ट ये बता रहे एनर्जी निकल रही है या कंज्यूम हो रही है, तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वीक है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो एनर्जी कम निकलेगी, बाकियों में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D6 की बात कर रहा है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, T2G जो होते हैं वो नीचे होते हैं, ये आपके T2G हैं और ये आपके EG हैं। और बात कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन की, तो भर देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब बात कर रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहां पर होता है वहां स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी ज्यादा निकल जाती है जो पेयरिंग कराने की से, मतलब पेयरिंग कराने के लिए जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी निकलती है। तो फटाक से यहाँ पेयरिंग करा दो आप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये तो पहले से 2 थे, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा ये भी 2 हो जाएंगे, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी डाउन साइड आएगा तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई बचा नहीं, और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकलता है वो कहलाता है आपका √4SS+1 से निकलता है, या आप फॉर्मूला लगा सकते हो √NN+2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो बचना नहीं कुछ, तो इसलिए डाइपोल मूवमेंट जो आएगा वो 0 बोहर मैग्नेटोन आपका आंसर आएगा, इसलिए 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर s क्या होता है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे आधा और आधा 1, लेकिन प्लस हाफ माइनस हाफ की बात है, 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो s की वैल्यू भी 0 है, इसलिए आपका आंसर यहां पर कितना बन जाएगा, इस वाले से भी 0 बनेगा, इस वाले से भी 0 बनेगा। 119वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कह रहा है विच ऑफ द, अच्छा ये जो नोट्स जो हैं आज मैं क्या करूंगा, नोट्स जो हैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, ये मतलब नोट्स नहीं, ये पेपर भी डाल दूंगा आपको, और इसके आंसर की भी मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको बना के मैं भेज दूं। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आंसर की जो होगा वो डाल दूंगा, ठीक है ना। 2020 का पेपर, उसके आंसर की, 2019 का पेपर और इसके आंसर की, तो www.pgtchemistry.com, ठीक है ना, ये वेबसाइट है हमारी pgtchemistry.com, हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। और जब इतना विजिट कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको कुछ जॉब वगैरह के बारे में पता चलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन, देखिए भैया ये अभी मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, एक बुक बना रहा हूं मैं, जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो ये आपका 2013 के यूपी के पीजीटी के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है। और यूपी में एक होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का एग्जाम होता है, हालांकि वो भी पीजीटी लेवल का है, उसमें भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था इस वाला। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जहां पर ये आपका मिथाइल ग्रुप हो, मतलब 3 हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप हो और वो CO के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्फा कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोफॉर्म को टेस्ट को देते हैं, ठीक है, या हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोल सकते हो। तो आप समझिए ये पूछ रहा कौन सा नहीं देगा, तो आप देखिए ना, ये वाला वो कार्बन है जिसपे C डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो इसके पास अल्फा कार्बन है, इसके पास तो 2 अल्फा कार्बन है, और ना केवल एल्डिहाइड या कीटोन, अल्कोहल भी इस टेस्ट को देते हैं। तो बचा बेचारा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो आप अल्फा हाइड्रोजन तो ढूंढोगे कहां से, ठीक है ना, तो यही वो टेस्ट को नहीं देगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कह रहा है कार्बोनिलिक कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन एडिशन टू HCN, आप समझिए HCN से साइनाइड निकल के आता है, HCN से साइनाइड निकल के आता है, और साइनाइड ग्रुप जो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल, अब ऑक्सीजन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, कार्बन पॉजिटिव होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए ये कार्बन है, ठीक है ना। अब इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा अटैक उतनी जल्दी से होगा, तो मोस्ट रिएक्टिव। अब लेकिन जो ये ग्रुप जो है
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है और ये इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो इस कार्बोनिल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देके इसके पॉजिटिव को खत्म किया जाए। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इसी में इजीली अटैक करेगा बजाय इन सभी के। तो मोस्ट रिएक्टिव जो होगा वो कौन होगा, चौथा हो जाएगा। तो 120 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही पकड़े आप, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 121 की बात करते हैं। कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर ऑर्बिटल निकालने हैं तो डबल मत करो बस इलेक्ट्रॉन का, तो ओनली क्या कर दोगे आप, n स्क्वायर कर दोगे। और अगर शेल निकालनी है, कितनी शेल है, तो आप क्या कर देंगे, सॉरी सब शेल अगर आपने निकालनी है, सब शेल, तो जितनी n की वैल्यू दे रखी है वही आपका सब शेल होता है, ठीक है। तो अभी प्रिंसिपल, मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दे रहा है, तो वो कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n स्क्वायर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो जैसे यहाँ पर अगर 4 होता तो इसका मतलब है 4s भी होती, 4p भी होती और 4d भी होती। तो आप समझो s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, p में 6, d में 10, तो कितने हो गए, 10 और 6 16 और 2 18 हो गए। अब जरा इस फॉर्मूले में पुट करके देखो, 4 की वैल्यू को पुट करके देखो, ठीक है ना, इसमें n की जगह 4 पुट करके रखो, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, इसका मतलब 32 तो क्या आ गए, 32 क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 32 आ गए, 4 चौक 16 दूनी 32। और हमारे इसमें कितना था, s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें ऑर्बिटल देखो 10 और 6 16 और 2 18 है। p में कितने होता है 6, d में 10 और s में 2, 4s 4p 4d, अरे 4f भी तो रह गया, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14। अब आप देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 32 बैठे कि नहीं बैठे। अब 14 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 10 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो बैठे ना 32, 10 और 6 16 और 2 18, 18 और 14 32, ठीक है। और अगर ऑर्बिटल निकालोगे तो आप सिंपल डबल मत करो, 4 का स्क्वायर मतलब 16 ऑर्बिटल होंगे। तो f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब आप इनको काउंट करोगे तो 16 बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे बच्चों वाली बात आपको पता ही होगा। कह रहा है कि ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आपको इस तरह के एग्जाम में पूछ लेगा वो, क्योंकि अलॉय से रिलेटेड ना मैंने देखे हैं कई बार अलॉय के ऊपर जरूर पूछा जाता है, और ये वाला तो बहुत ज्यादा आया हुआ है, ठीक है ना। ये भी पूछा हुआ है और एक जिंक कार्बोनेट से रिलेटेड पूछा हुआ है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि जिंक कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, इसका मतलब अलॉय की फॉर्म में, सॉरी ओर्स की फॉर्म में, अलॉय में गलत बोल गया, ओर्स की फॉर्म में इसका क्या नाम है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अभी तो आप जिंक कार्बोनेट बोलेंगे इसको, तो लेकिन जो ये है ये किसका है, ये कॉपर का है। और क्या फॉर्मूला होता है इसका, सॉरी एल्यूमिनियम का है, गलत बोल गया मैं, एल्यूमिनियम का है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोलिनाइट को हम क्या बोलते हैं, ये क्ले का मिनरल होता है और जो जनरली फॉर्मूला होता है इसका Al2O3, ठीक है ना। हालांकि इसमें सिलिकेट भी होते हैं, Si2O3 भी होता है, सिलिकेट वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनो सिलिकेट हम इस चीज को बोल देते हैं। तो 122 का जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप मुझे इसका जिंक कार्बोनेट का नाम बताएं कि जिंक कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, वो मैं कमेंट में आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, हालांकि मैं हिंट दे देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, सी से ही इसका नेम है। चलिए, नेक्स्ट आता है, अच्छा क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ईच ऑक्सीजन की। KO2 एक सुपर ऑक्साइड है, KO2 क्या है आपका, सुपर ऑक्साइड है। और सुपर ऑक्साइड में जो दोनों ऑक्सीजन है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिया जाता है। तो हर ऑक्सीजन के लिए कितना लिया जाएगा, -1/2 लिया जाएगा। आप निकाल के देखिए ना, यहाँ से पोटासियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लो, 2 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन को -1/2 जब तक मैं नहीं लूंगा तब तक मेरे पास x की वैल्यू +1 नहीं आएगी। और x को +1 लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि पोटासियम मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं इनकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लाने के लिए भाइयों बहनों मुझे ऑक्सीजन को -1/2 लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। और सुपर ऑक्साइड जो है ये एक ऐसा सुपर ऑक्साइड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके K2CO3 और ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। तो इसलिए ये स्पेस शिप में भी लेके जाया जाता है, ताकि वहां से जो ऑक्सीजन ब्रीद आउट हो रहा है उसको कंज्यूम करके, मतलब उसका लेवल ना बढ़ने दे, उसको कंज्यूम करके K2CO3 बनता रहे और थोड़ी सी ऑक्सीजन भी हमारे लिए रिलीज होती रहे, ठीक है। काफी पेज पे कचर कचर हो गया है।
नाउ 124 क्वेश्चन की बात करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 से इससे बनने का इतना दे रखा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वो कह रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है NO2 का। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस, कुछ भी ले लो आप, उसका जो होता है मोल जितने दे रखे होते हैं उनसे डिवाइड कर दो, वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अगर मैं NO2 के लिए बात करूंगा तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बटे 4। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए बात करूंगा तो मैं कहूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन बटे 1। एक क्यों कहूंगा? क्योंकि इसका एक ही मॉलिक्यूल है। अगर मैं N2O5 के बारे में बात करूंगा तो मैं कहूंगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि N2O5 डिसअपियर होगा ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बटे 2, और आंसर सबका सेम आएगा। तो फिलहाल रेट की वैल्यू आपको दे रखी है 6.79 गुणा या मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, फॉर्मेशन आपको निकालना है किसका? NO2 का। तो ये जो 4 जो है इधर मल्टीप्लाई में कर दो, ठीक है ना। जब आप इन 4 को मल्टीप्लाई करोगे भाई 4 नम 36 हो जाएंगे, ठीक है ना, और 7 चौक 28, 29 30 31, और 6 सत्ते 42, और 3 कितने हो गए? नहीं, 6 चौक 24 और 3 कितने हो गए? 27। ठीक है, तो आपका आ गया 2.7, मतलब इसको आप सिग्निफिकेंट वैल्यू में बदल लो, इनटू 10⁻⁻, ये 27 यहाँ आना था ना डेसिमल, लेकिन हमने एक और ये बढ़ा दिया पावर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो 124 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। 124 का ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस शो कीमोल्यूमिनेसेंस। तो देखिए मतलब कौन सा ग्लो करता है, तो एक व्हाइट फॉस्फोरस ही है। व्हाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसके बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है, और 60 डिग्री होने की वजह से ये आपका हाईली रिएक्टिव है, ये इसको तोड़ देता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगे व्हाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस में क्या एक सबसे बड़ा अंतर है? मतलब अगर मेरे पास मान लो व्हाइट फॉस्फोरस है, ठीक है ना, और मेरे पास एक रेड फॉस्फोरस है और एक मेरे पास ब्लैक फॉस्फोरस है, मैं P4 हटा देता हूं, ठीक है ना, और अगर मैं इनकी NaOH के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, किसके साथ? अल्कली के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन रिएक्ट करेंगे, कौन कौन रिएक्ट नहीं करेंगे। रेड, व्हाइट और ब्लैक फॉस्फोरस में से NaOH के साथ, मतलब बेस के साथ, अल्कली के साथ कौन रिएक्ट करेगा, या कौन रिएक्ट करेंगे, और कौन रिएक्ट नहीं करेगा, या कौन रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपने मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है। फिलहाल इसका आंसर व्हाइट है। व्हाइट जो होता है आपका कीमोल्यूमिनेसेंस, मतलब चमक पैदा करता है। अब कह रहा है कि हाफ सेल दे रखा है और इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकलवा रहा है, ठीक है ना, ई सेल। तो ई जो होगा सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा गिवन कंडीशन पर, वो इक्वल होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना। माइनस करोगे कितने से? RT अपॉन NF से, RT अपॉन NF से, और लॉग 1 बटे या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट सॉलिड होता है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, और रिएक्टेंट आपका Ag है। और अगर आप इस रिएक्शन में देखें Ag सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या Ag के एक ही एटम है, तो पावर 1 ही रहेगा। देखिए R और T और F की वैल्यू हम रख के इसको 0.059 भी रखते हैं, और इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं E इज इक्वल टू E0। अगर इस साइन को मैं पॉजिटिव कर लूं तो RT अपॉन NN, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है ना, तो 1 रख दिया तो सिर्फ ओनली F रह गया। तो इसको मैं पलट के क्या लिख सकता हूं? Ag पॉजिटिव लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से लिखने के बाद मेरा जो ऑप्शन करेक्ट बन पा रहा है वो बन पा रहा है B। तो 126 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ कैल्कोजन। कैल्कोजन क्या होता है? देखिए कॉपर जो मिलता है वो आपका ऑक्साइड, सल्फाइड वगैरह की फॉर्म में मिलता है। तो जनरली कॉपर के जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड, सल्फाइड वगैरह इन फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। तो 127 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, क्योंकि यही इस ग्रुप का है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम वाले ग्रुप का है, ठीक है ना, TePO वाले ग्रुप का है। तो इसलिए ये सेलेनियम जो है वो कौन से ग्रुप का है? आपका कैल्कोजन वाले का, ठीक है। याद रखेंगे ऑक्सीजन जो 16 ग्रुप है वही वाले ग्रुप क्या कहलाते हैं? कैल्कोजन्स कहलाते हैं। 128 की बात कर रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना, जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो ली चैटलिया प्रिंसिपल क्या कहता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, या हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ। याद रखेंगे कब? जब हाई प्रेशर करोगे आप, हाई प्रेशर नहीं, हाई मोल्स, हाई मोल से लो मोल्स की तरफ जाएगी जब आप हाई प्रेशर करोगे।
देखिए यहाँ 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, 2 मोलिक्यूल ये हैं, 2 मोलिक्यूल ये हैं, प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड बराबर मोलिक्यूल हो गए। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हो गए 4 और प्रोडक्ट वाली साइड हो गए 2। तो ये तो भैया फॉरवर्ड जाएगी अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे। तो मैंने क्या कहा, हाई मोलिक्यूल से लो मोलिक्यूल की तरफ चलेगी, लेकिन वो तो रिवर्स की बात कर रहा है। यहाँ अगर आप देखिए यहाँ 1 है और वैसे सॉलिड को हम इसमें लेंगे नहीं प्रेशर के लिए, तो यानी कि प्रोडक्ट का सिर्फ रिएक्टेंट का 1 है और प्रोडक्ट के 2 हैं। तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो 2 से 1 की तरफ जाएगी, यही वो रिएक्शन है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। आप इस वाली को देख लीजिए, 3 और 1 4 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर 1 और 1 2 हैं, तो ये तो फॉरवर्ड में ही रहेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, ये मुझे बढ़िया क्वेश्चन लगा। देखिए कह रहा है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी जो है फॉर्मेशन की, किसकी जीरो नहीं है। देखिए 298 एक रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर ग्रेफाइट आपका कैसा मिलेगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में मिलेगा। तो जो चीज ओरिजिनल स्टेट में मिलेगी गिवन टेम्परेचर पर, तो उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ नहीं माना जाता, जीरो माना जाता है, तो इसका जीरो होगा। ब्रोमीन भी आपका जो 298 टेम्परेचर होता है वो लिक्विड होता है, ब्रोमीन अकेला एलिमेंट है जो लिक्विड है, तो इसका भी जीरो होगा। क्लोरीन गैस भी आपका जीरो होता है। अभी मैंने बताया कि 298 पे ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ आपको गैस दे रखा है, इसका मतलब इसको कोई ना कोई हीट दी है इसको गैसेस फेज में बनाने के लिए। तो यानी कि वही जो हीट दी होगी वही इसकी मोलर एंथैल्पी में कंट्रीब्यूट करेगी, तो यानी कि इसकी जीरो नहीं होगी, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जिंक में और आयोडीन और कॉपर आयोडाइड में इस तरह से ट्रीट कर रहा है, और आपको यहां पर कॉपर का और जिंक का क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपने नस्ट इक्वेशन लगाकर ई सेल लगाकर इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग जो आपका एनोड बनता है, ये जो एनोड है जिंक की कंसेंट्रेशन अपॉन आयोडाइड आयन की कंसेंट्रेशन आपने लगाना है। जिंक की जो कंसेंट्रेशन दे रखी है वो रख लोगे आप, ये दे रखा है 1, और अपॉन क्या कर लोगे, आयोडीन की भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अब आप यहां से मुझे देखकर बताएंगे कि कितना बनेगा, लेकिन उसको करने के लिए पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एनायन की कंसेंट्रेशन या कैटायन की कंसेंट्रेशन कैसे होगा वो आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो, आप देख लो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन पूरे कंज्यूम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस 130 क्वेश्चन तक ही बचे हुए, इसके 20 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कल करवा दूंगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीजीडी इसमें किसके एग्जाम में, सॉरी आपके टेट के एग्जाम में 150 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। अरे भैया ये देखो टोटल क्वेश्चन, एंगुलर नोड निकालो आप इतना डी ऑर्बिटल की। कल मिलते हैं, ओके बाय।